कैसे हो भाई सभी साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। शिक्षक भर्ती अमूमन किसी राज्य से, किसी स्कूल से, DSSB दिल्ली केंद्रीय विद्यालय ऐसा आपने सुना होता है, या आर्मी पब्लिक स्कूल सुना होता है। क्या आपने कभी सुना है इंडियन आर्मी शिक्षक भर्ती? ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये तो मैं आप लोगों को आसान भाषा में समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। इंडियन आर्मी में एजुकेशन हवलदार भर्ती किए जाते हैं। पहले के जमाने में क्या होता था कि ट्रेनिंग पे आए हुए आर्मी पर्सनल्स को सिखाने के लिए एजुकेशन हवलदार रखे जाते थे, जो उनको बेसिक चीजें सिखाते थे। लेकिन अब भाई सब लोग पढ़े लिखे आ रहे हैं, सबके पास वो नॉलेज है, देश आगे बढ़ चुका है, तो अब यूज थोड़ा सा बदल गया है। 6 साल बाद ये भर्ती आ रही है। एक तरीके से हम इंडियन आर्मी में शिक्षक के तौर पर इस भर्ती को देख सकते हैं। अब क्योंकि ये जनरल टीचिंग वैकेंसी जैसी नहीं है, तो इसमें B.Ed C.Tet ये सारी चीजें नहीं चाहिए। इंडियन आर्मी में वर्ड यूज कर रहा हूं, तो किसी स्टेट का डोमिसाइल भी नहीं चाहिए, सब लोग भर सकते हैं। किस किस सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट की जो डिमांड है उसके लिए एलिजिबिलिटी, यानी कि आपने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा, वो बहुत कम है। बहुत आसानी से आपको कोई ना कोई आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से कोई ना कोई पोस्ट इनमें से मिल जाएगी। देखते हैं एक बार कौन कौन सी पोस्ट है, किस किस सब्जेक्ट में है और क्या उसकी जरूरतें। जैसे हवलदार IT साइबर है, हवलदार इंफॉर्मेशन है और हवलदार लिंग्विस्ट है। अब इसमें अगर मैं बात करूं जो साइबर के लिए है, तो उसमें पहली प्रायोरिटी तो यही है। अच्छा, अगर आपके पास ये नहीं है तो दूसरी प्रायोरिटी भी देंगे कि ये लोग नहीं भर पा रहे तो ये भर दो। तो जिसने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में किया हुआ है, साइबर सिक्योरिटी में किया हुआ है, या क्रिप्टोलॉजी में किया हुआ है, या आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस, या आपने MCA किया हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर स्पेसिफिक अगर आपके पास ग्रेजुएशन में नॉलेज है, तो पहली प्रायोरिटी तो आप हो। लेकिन प्रायोरिटी 2 अगर ऐसे लोग नहीं है, तो वो लोग मिले जिन्होंने मास्टर्स या अपनी ग्रेजुएशन की हुई हो मैथ्स रिलेटेड सब्जेक्ट में, साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट में, तो वैसे लोग भी एलिजिबल हैं। आप लोग भी फॉर्म फिल कर सकते हो। बीटेक में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोग भी फिल कर सकते हैं। अब प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 का अपना क्या चक्कर है, उस पर भी मैं आऊंगा। आगे बढ़ते हैं। जो मैंने सेकंड पोस्ट आप लोगों को बताई, इंफॉर्मेशन वाली, हवलदार इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस, यहां पे तो बहुत लीनियंट है। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर सोशियोलॉजी से किया हुआ है ग्रेजुएशन, साइकोलॉजी से किया हुआ है, या मतलब कई ऐसे यूनिक सब्जेक्ट्स जिनसे आप TGT SST नहीं भर पा रहे होते हो, यहां पे आप भर सकते हो। तो क्या क्या उसमें चीजें हैं? जैसे आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया, बहुत बढ़िया। बीटेक कंप्यूटर साइंस किया, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर ऐसी स्पेसिफिक आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है, तो जो जनरल BA होती है, मीम आपने देखा ही होगा, जो प्लेन BA होती है, जनरल BA, अगर आपने वो किया और आपके पास साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई ये सब्जेक्ट रहा हो, तो आप भर सकते हो। ठीक, ये प्रायोरिटी 1 है। प्रायोरिटी 2 और रिलैक्सेशन है कि हिस्ट्री वाले भी भर सकते हैं, फिजिक्स वाले भी भर सकते हैं, और इसमें इंग्लिश लिटरेचर वाले भी भर सकते हैं, उर्दू लिटरेचर वाले, कश्मीरी लिटरेचर वाले। तो बहुत सारे इसमें ऑप्शन है प्रायोरिटी 2 में भी। ये हुई आपकी दूसरे नंबर वाली पोस्ट, हवलदार इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस वाली। इसके बाद अगला पॉइंट, जो हवलदार लिंग्विस्ट वाले हैं, भाषा वाले हवलदार एजुकेशन, BA MA आपने फॉरेन लैंग्वेज में किया हो। अब आपको लग रहा होगा सर चाइनीज में किसने ग्रेजुएशन करी होगी, म्यांमार वाली में किसने करी होगी, इसके लोग कम होंगे। इसीलिए इन्होंने प्रायोरिटी 2 दी है कि जिन्होंने BA MA इंग्लिश में किया हो, BA MA पॉलिटिकल साइंस में किया हो, हिस्ट्री में किया हो, या मैथ्स का कोई सब्जेक्ट रहा हो, फिजिक्स पढ़ी हो, भाई केमिस्ट्री पढ़ी हो, उससे ज़्यादा कहाँ रिलैक्सेशन मिलेगा। बस प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 में अंतर ये है कि प्रायोरिटी 1 वालों को 30 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, 30 मार्क्स एक्स्ट्रा। प्रायोरिटी 2 वाले उनसे थोड़ा सा पीछे रहेंगे। इनिशियल दौड़ में आप उन्हें पीछे छोड़ सकते हो, रिटन टेस्ट में आप उन्हें पीछे छोड़ सकते हो, इंटरव्यू के दौरान बहुत सारे मौके हैं जहां पर आप पीछे छोड़ सकते हो। बट क्या ये कैसी एडवांटेज है कि इसकी वजह से जो प्रायोरिटी 2 वाले उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी? नहीं, ये मत सोचो, क्योंकि सारे लोग वैसे मिल जाते तो ये प्रायोरिटी 2 डालते ही ना। इन्हें भी पता है कि इतनी स्पेसिफिक ग्रेजुएशन वाले लोग नहीं मिलते हैं, तो इन्होंने उसमें प्रायोरिटी 2 भी डाला है। बेफिक्र रहो, अगले पार्ट को समझो। अब आपने देख लिया कि सर ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, और क्या चाहिए? सब्जेक्ट के बाद आपको कुछ सर्टेन फिजिकल स्टैंडर्ड भी चाहिए होंगे। आप इंडियन आर्मी में जा रहे हैं, तोंद लेके तो बिल्कुल नहीं जा सकते हो। देखो क्या है, हाइट का एक इसमें पैरामीटर दिया गया है, वेट का और चेस्ट का। और चेस्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर तक फूलनी भी चाहिए। ठीक है, मतलब बिना हवा वाला गुब्बारा नहीं चलेगा।
ये भी एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो ये हाइट है, उधर जो है आपको वेट का पैरामीटर दिया गया और चेस्ट का पैरामीटर दिया गया है। ये मिनिमम है, इससे ज्यादा होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये अलग अलग जगह पे अलग अलग वो है, क्योंकि देखो अब हर जगह के लोग उतने ही लंबे हो जरूरी नहीं है। जैसे गोरखाज के लिए इसमें 157 कर दिया गया है। तो बेसिक फिजिकल स्टैंडर्ड जो आर्मी में चाहिए होता है वो है। क्लियर। अगला पॉइंट, आपका मेडिकल वगैरह होगा, उसमें कुछ ऐसा कोई इशू नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आप निकाले जा सको। अब ये सारी चीजें हो जाएंगी, आप फॉर्म भर दोगे, तब क्या होगा, तब आपको देना होगा एक पेपर। पूरे 150 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 50 सवाल आपको जनरल वाले मिलेंगे, जिसमें जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, 4 सेक्शन, ये 4 सब्जेक्ट ये हो गए। अगला पेपर 100 नंबर का आपका खुद का सब्जेक्ट होगा जो आपने चुना है। 1 घंटे का टाइम पहले पेपर के लिए 50 सवालों के लिए, 2 घंटे का टाइम आपको दूसरे वाले पेपर के लिए। उदाहरण के तौर पे एसएससी सीजीएल का आप जब एग्जाम देते हो तो 100 सवालों के लिए आपको 1 घंटा मिल रहा होता है, यहाँ पे सिर्फ 50 सवालों के लिए 1 घंटा मिल रहा है, तो टाइम काफी है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसीलिए इन्होंने इसमें कहा है 40% नंबर तो लेके आने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप ये कहने लगो कि भाई नहीं हमारे तो इसमें 10 ही नंबर आए, क्या हमें मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड का टेस्ट होगा। इंटरव्यू को लेके घबराना नहीं है, बेसिक नॉलेज चेक की जाती है, जैसा रेलवे में नहीं होता, वो ये चेक करते हैं कि कहीं आप साइको तो नहीं हो, कल को कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दोगे, वो सारी चीजें चेक होंगी। थोड़ी सी सब्जेक्ट नॉलेज चेक होगी। फिजिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पर अब ऐसा नहीं है कि हवलदार एजुकेशन वालों को ये चाहते हैं कि वो जो है बॉर्डर पे सारी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधे पे आएगी, तो वैसा भी नहीं है। इन सारे पैरामीटर्स को देख के नहीं घबराना, इनमें मैक्सिमम मिनिमम जैसे वर्ड यूज किए गए हैं और इसे और भी लीनियंट किया जा सकता है, ये ऐसा पैरामीटर नहीं है। अब मान लिया हमारे पास 50 पोस्ट हैं, मेरे पास रिटन टेस्ट पास करके 60 ही लोग आए हैं, तो मैंने बाहर तो नहीं करना चाहूंगा, इनमें थोड़ी सी लीनियंसी आपको और देखने को मिल जाएगी। और इंटरव्यू का पॉइंट मैं आप लोगों को क्लियर कर ही चुका हूं। एक बड़ा बेसिक पॉइंट है, शादी नहीं कर रखी हो आप लोगों ने, वो जरूरी है। बाद में पता चल गया शादी हो रखी है तो दिक्कत होगी। इसी में कहीं पे वो पॉइंट लिखा हुआ है, देख लीजिएगा आप। और सैलरी को लेके कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कितनी सैलरी होगी। हाँ तो भाई शादीशुदा लोग नहीं चलेंगे, ये चीज ध्यान रखना। उम्र भी आपकी 20 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। और इसमें डेट भी एग्जैक्ट दी गई है, 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 1 अक्टूबर 2005 के जो बीच के लोग हैं वही भर भी सकते हैं। सैलरी काफ़ी बढ़िया है। अब जैसे आप नॉर्मली आम भाषा में टीजीटी टीचर बोल देते हो, पीजीटी टीचर बोल देते हो, यहाँ पे क्योंकि आर्मी के लिए भर्ती हो रही है तो वो अपने वहाँ के एजुकेशन वाले लोगों को वही रैंक देते हैं जो वो जनरली देते हैं। तो यहाँ पे हवलदार वर्ड से संबोधित किया जाएगा और आर्मी में हवलदार रैंक पे जाना काफ़ी सही है। 50-60 हज़ार के आसपास सैलरी मिल जाती है। जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं वो अपने आप में है ही, कैंटीन का कार्ड होता है, यारों दोस्तों की हेल्प हो जाए तो उसके लिए दूसरे वाला कार्ड भी होता है, अल्कोहल कार्ड भी होता है, तो हर तरीके से आपको सुविधा मिल रही है। अगर आप एलिजिबल हैं तो ये फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा। बहुत बढ़िया वैकेंसी है, 6 साल बाद आई है, लगभग 250 के आसपास पद रह सकते हैं। अनऑफिशियल डेटा है, अभी ऑफिशियल डेटा इस पे नहीं आया है। बैचेस या पढ़ाई कैसे होगी वो भी आपकी मदद टीचर्स अड्डा करेगा। कोई कंफ्यूजन इस वीडियो में रह गया हो उसमें आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिखना पड़ेगा सर ये पॉइंट नहीं समझ आया, उस पर मैं क्लेरिफाई करने के लिए एक वीडियो अलग से बना दूंगा। बाकी नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है वो दबा दो। 90% समस्याएं तो उससे दबाते ही हल हो जाती हैं। बाकी 10% समस्याओं के लिए नीचे स्क्रीन पे नंबर से आप काउंसलर्स के साथ बात करके किसी बैच रिलेटेड या किसी और चीज़ रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगी। तो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में।